हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज अपन देखने वाले हैं किस तरीके से अपन मल्टीपल इमेजेस को अपलोड करेंगे डेटाबेस में, फिर किस तरीके से उसको वापस लाएंगे अपन डेटाबेस में से। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नया फोल्डर बनाएंगे। एक नया फोल्डर बना के उसका नाम रखेंगे मल्टीपल इमेज। इसको खोलेंगे अपन डेटाबेस यानी कि ओपन विथ कोड के साथ, और ओपन विथ कोड के साथ खोलने पे यहाँ पे एक नया फोल्डर नामक एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। बैकएंड इसका नाम रखेंगे, टर्मिनल इसको खोलेंगे और जाएंगे इस बैकएंड नाम के फोल्डर के अंदर। फिर उसके बाद बोलेंगे npm init -y, जिससे क्या हो जाएगा, package.json नामक एक फाइल का प्रदर्शन इसके अंदर हो जाएगा। इसके बाद जाके अपन npm i लिखेंगे, mongoose लिखेंगे, कोर्स लिखेंगे फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद फ़ोटो को अपलोड करने के लिए अपन मल्टर नामक पैकेज का उपयोग करेंगे। इसके बाद इंटर दबाते ही ये सारे पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इसको अपन टर्मिनल को बंद कर देंगे और बैकएंड का फोल्डर खोलेंगे। यहाँ पे एक फाइल होगी package.json नाम की। नीचे यहाँ पे देखेंगे 4 पैकेज अपन को देखने के लिए मिल जाएंगे एज अ डिपेंडेंसी, जिसका नाम होगा कोर्स, एक्सप्रेस, mongoose और मल्टर। इन सब को बंद करते ही यहाँ पे बैकएंड के अंदर आएंगे। यहाँ पे सबसे पहली फाइल जो अपन क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे अपन index.js। इसी तरीके से अपन एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे अपन database.js। और फिर इसके बाद अपन आएंगे database.js के अंदर। इसके अंदर अपन को क्या करना है, इसके अंदर अपन को डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। फिर उसके बाद स्कीमा, और स्कीमा के बाद अपन को कलेक्शन का नाम देना है। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे मैं MONGOOSE लिख के mongoose को रिक्वायर करूँगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे mongoose के ऊपर यहाँ पे कनेक्ट नाम का ऑपरेशन लगाना है, और यहाँ पे मुझे एक URL को पेस्ट करना पड़ेगा। वो URL कहाँ से मिलेगा, mongoose की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इस जगह से अपन इस URL को ले सकते हैं। बिल्कुल आप याद करना चाहते हैं, खुद से लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिखिए, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं नहीं लिखना चाहता इसको, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल इमेज नाम से यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे देन लगाया, THEN जिसका नाम है देन। इसको दिया कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन देने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, console.log लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने कनेक्शन सक्सेसफुल। इसके बाद मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने किया एक कैच मेथड का यूज। कैच मेथड भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है। एक एरर जो भी इसके अंदर आर्गूमेंट होता है वो आर्गूमेंट हमेशा एरर के रूप में कंसिडर किया जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे console.log और उस एरर को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। बस ये तो हो गया डेटाबेस के साथ कनेक्शन। अब क्या करना है, स्कीमा को अपन को डिफाइन करना है। स्कीमा को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि मैं केवल इमेज का स्कीमा डिफाइन कर दूं, जिससे क्या होगा, इमेज अकेला जाएगा, मतलब इमेज का मल्टीपल अपन शो कर पाएंगे। लेकिन अगर अपन ऐसा चाहते हैं कि फॉर्म, पूरा जो फॉर्म है उसको अपन समझ सकें, तो ऐसा समझने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक फील्ड एक्स्ट्रा ले लूँगा जो इमेज के अलावा होगी। इससे क्या हो जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी किस तरीके से करना है। तो फॉर्म को समझने के लिए मैं यहाँ पे नेम नाम की एक और एक्स्ट्रा फील्ड ले लूँगा, नेम। इसका जो टाइप है उसको अपन क्या रख लेंगे, इसको टाइप कास्ट कर देंगे स्ट्रिंग के रूप में, कि ये वाला स्ट्रिंग ही होना चाहिए। इसको नेम करना था, नंबर हो गया था। इसके बाद मैं यहाँ पे इमेज नाम की एक फील्ड बनाऊँगा, और यहाँ पे इसको टाइप स्ट्रिंग की जगह मैं इसको दूँगा टाइप अरे दे दूँगा इसको। अरे देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलेक्शन को क्रिएट करना है। कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर इमेज नामक। ये थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखना पड़ता है। यूजर इमेज नामक एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। mongoose के अंदर है एक मॉडल नाम का फंक्शन, मॉडल नाम का फंक्शन। इसके अंदर जो पहला आर्गूमेंट होता है वो क्या करता है, वो आपको देता है कलेक्शन का नाम। दूसरा आर्गूमेंट जो होता है वो क्या करेगा, वो लेगा आपका स्कीमा। तो स्कीमा को पास कर दिया, कलेक्शन का नाम दे दिया। अब क्या करना है, अब इस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, किसको एक्सपोर्ट कराना है, जो यूजर इमेज नामक आपने वो बनाया है इसको अब उनको एक्सपोर्ट कराना है। ठीक है, अब डेटाबेस को कर देते हैं बंद। index.js में आते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद अपन कॉन्स्ट, यहाँ पे एक्सप्रेस को अपन को रिक्वायर करना है। तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर, और यहाँ पे मैंने लिखा एक्सप्रेस, और नीचे आया यहाँ पे तो कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस का ऐप बना लिया। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी प्रोसेस है। ऐप डॉट लेसन, और यहाँ पे दिया अपन ने पोर्ट नंबर,
पोर्ट नंबर देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दिया, कंसोल डॉट लॉग लगाया, कंसोल डॉट लॉग लगा के यहाँ पे लिख दिया कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने क्या किया, इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इमेज नामक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे रिक्वायर लिखा। इस तरीके से मैंने डेटाबेस के उसको रिक्वायर कर लिया। इसके बाद मुझे मल्टर का सेटअप करना है, तो मल्टर के सेटअप के लिए यहाँ पे मल्टर को मुझे रिक्वायर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे मल्टर को रिक्वायर किया। इसके बाद एक वेरिएबल बनाया स्टोरेज नाम से, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टर के अंदर एक फंक्शन होता है डिस्क स्टोरेज, इस फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया। सबसे पहले इसके अंदर अपन को देना होता है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के अंदर एक फंक्शन है, डेस्टिनेशन फंक्शन के अंदर एक रिक्वेस्ट देना, एक फाइल देना, एक कॉल बैक देना, ये 3 चीज़ें अपन को करनी रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है, यानी कि कंपलसरी है। ये थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग में मिस्टेक होना नॉर्मल सी बात है, इंसानी ह्यूमन बिहेवियर है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद सीबी के अंदर सबसे पहला आर्गूमेंट नल, जो कि अपन एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आर्गूमेंट होता है किस फोल्डर के अंदर आपको स्टोर कराना है। तो मैं एक तो अपलोड लिख सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक। मैं ये चाहता हूँ पब्लिक नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ही वो सारी फाइल आके अपलोड हो जाए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक बैकएंड के अंदर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा PUBLIC, जिसका नाम होगा पब्लिक। अब जितनी भी फाइल आएंगी वो सारी इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएंगी, मतलब इसी फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। और इसके बाद अपन को एक और देना होता है फाइल नेम, इसको अपन दे देंगे। उसके अंदर भी सेम रहता है, फंक्शन दिया, फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट फाइल और कॉल बैक दिया, और यहाँ पे आके अपन को इस तरीके से कॉल बैक डिफाइन कर दिया। कॉल बैक के अंदर सबसे पहला आर्गूमेंट नल, दूसरा आपने दे दिया कि जो भी फाइल आएगी उसका ओरिजिनल नेम अपन रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपलोड नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, उसको कर दूंगा क्या, जो मल्टर है अपना मल्टर फंक्शन ऑब्जेक्ट, इसके पास होता है कि स्टोरेज नाम का वेरिएबल, वहाँ पे जो अपना स्टोरेज नाम का वेरिएबल है वो अपन ने पास कर दिया। तो इन दोनों का अपना अपना स्टोरेज नाम का वेरिएबल मिल गया। अब क्या करना है, अब अपन को चेक करना है, मतलब चेक क्या करना है, सीधा डेटाबेस के अंदर अपन को भेजना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा, और यहाँ पे अपन को npm नहीं, क्या करना था, नोड मोन इंडेक्स करना चाहिए अपन को। इसके अंदर एरर साहब आ गए हैं, एरर कहाँ पे आई हैं चेक कर लेते हैं। बैकएंड के अंदर index.js के अंदर अपन ने कहीं पे एक्सप्रेस लिख दिया है, कहाँ पे लिखा है, इस जगह पे एक जाना एस दे दी थी। अभी देखते हैं, कनेक्शन सक्सेसफुल, और वो भी 2 बार लिख के आ रहा है। क्यों लिख के आ रहा है, एक्चुअल में अपन ने यहाँ पर भी ये चीज़ लिख दी है। क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ये चीज़ यहाँ पे लिखनी चाहिए, मैं कुछ और ही लिख रहा था। डेटाबेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं रीलोड करूँगा। मल्टीपल इमेज नाम से अपन को देखने के लिए मिल गया, यूजर इमेजेस नाम से यहाँ पे कलेक्शन बन के क्रिएट हो गया। बस इसके अंदर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट अभी अपन डालेंगे, किस तरीके से डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसकी मदद से क्या करेंगे, इमेजेस को डेटाबेस के अंदर भेजेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे app.post, और यहाँ पे अभी मैं होम रूट पे ही कर लेता हूँ। आप बोलेंगे कि जो अपलोड डॉट यहाँ पे एरे, यानी कि एरे का मतलब होता है मल्टीपल इमेजेस, और यहाँ पे इमेज नाम की फील्ड देंगे और 12 देंगे। ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, हाँ अब दिखाई देगा। यहाँ पे इमेज नाम की फील्ड दी और 12 दी, और यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नाम से यहाँ पे 2 वेरिएबल, इस तरीके से आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे console.log और request.body जस्ट चेकअप के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और console.log request.files, और क्या करना है, रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। क्या सेंड कर देंगे, request.body सेंड कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं इसको कर दूंगा अभी इस सबको बंद। पोस्टमैन नामक एक
ऐप होता है उस ऐप को अपन खोलेंगे। उस ऐप को जैसे ही खोलेंगे थोड़ा सा इंतज़ार करने पे, कौन से प्ले उस पर चल रहा है सर्वर पे, सर्वर का है 3000। तो इसको करो सबसे पहले तो 3000, गेट की जगह इसको मैं करता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। बॉडी के अंदर जाऊँगा, फॉर्म डेटा के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे आएंगे अपन नेम अमन, ठीक है। इमेज के अंदर 2 फाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए यहाँ पे सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे बर्न स्टैक करेड ऐप 1 और CSS नेविगेशन, इन दोनों को चूज़ करूँगा, ओपन करूँगा, सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे अपन को नेम के अंदर अमन मिला। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किया था, जिसके माध्यम से अपन को नेम नाम का अमन मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका टेक्स्ट डेटा है वो डेटा, यानी कि टेक्स्ट डेटा बोल सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट डेटा बोल सकते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट डेटा है वो आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मिल जाता है। लेकिन जो भी इमेजेस वाला डेटा है वो आपको रिक्वेस्ट डॉट फाइल और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर मिलता है। अब इस रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर आप ध्यान से देखें, एक एरे बना रहा है और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नामक यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फील्ड का नाम आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसका ओरिजिनल नेम आपको मिल जाएगा, इनकोडिंग मिल जाएगी, इसका माइम टाइप मिल जाएगा, डेस्टिनेशन मिल जाएगी, फाइल नेम मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू पेयर होते हैं, सुना होगा ना, जावास्क्रिप्ट इतना तो आपने पढ़ाई होगा ऑब्जेक्ट तक। तो ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू होते हैं। तो एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर है। अब इनमें से जिस भी की को आप एक्सेस करना चाहते हैं या फिर जिस भी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं, आपको मालूम है कि आप उसका नाम लिखेंगे उस की का, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगी। तो वही काम अपन यहाँ पे करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, तो उसका मैंने कहाँ से एक्सेस किया, इसी जगह से मैंने एक्सेस किया था। तो यहाँ पे जितनी भी फील्ड हैं इसके अंदर मैं सारी फील्ड को एक्सेस कर सकता हूँ, जितनी फील्ड आप करवाना चाहते हैं। ये अपनी अकॉर्डिंग रहता है जिस तरीके से आप इसको यूज करवाना चाहते हैं। माइम टाइप का मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ के अंदर यूज किया था, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोज आपने देखी हैं तो, ठीक है। अब ये तो आपने समझ लिया कि इसको किस तरीके से एक्सेस करना है। अब क्या करना है, वैसे तो ये वाला डेटा डेटाबेस के अंदर आ गया होगा, रिलोड करूँगा, रिलोड करने पे अपन को नहीं मिलेगा, एक्चुअल में नहीं मिलेगा। और बहुत ही अच्छा हुआ नहीं मिला, बताता हूँ क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि अपन ने क्या, कुछ भी डेटाबेस के अंदर सेव कराने वाला कोई भी ऑपरेशन अभी लिखा ही नहीं है, इसलिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी अपन कराते हैं, किस तरीके से कराएंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डी स्ट्रक्चर कर लेंगे नेम नाम की प्रॉपर्टी को, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अभी मैंने आपको दिखाया है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में किस तरीके से चीज़ें आ रही थी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन एक वेरिएबल बनाएंगे फाइल्स नाम से। यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में जो भी कुछ आ रहा है वो यहाँ पे इसके अंदर अपन स्टोर करा लेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई अपने पास। अब क्या करना, अब अपन को ट्राई कैच का यूज कर लेंगे। और ट्राई कैच के अंदर सबसे पहले कैच को अपन संभालते हैं। कैच को संभालने के लिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर लिख के संभल जाएगा। ट्राई के अंदर आएंगे, ट्राई के अंदर अपन को क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ करना है। सबसे पहले आपको लिखना है न्यू यूजर, मतलब वेरिएबल का नाम आप जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से लिख दिया न्यू। और न्यू के बाद आपको कलेक्शन का नाम। अब कलेक्शन का नाम क्या है, यूजर इमेज। तो अपन को यहाँ पे क्या देना होगा, यूजर इमेज। अब यूजर इमेज के अंदर अपन को क्या करना है, यूजर इमेज को एज अ फंक्शन आपको कॉल करना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बोलना है कि जो नेम है वो तो सेम है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो फील्ड नेम है और जो यहाँ पे अपन ने डी स्ट्रक्चर किया है दोनों ही सेम है, ठीक है। इसका तो हो गया। दूसरा, डेटाबेस के अंदर जो इमेज नाम का जो फील्ड है उसके अंदर अपन को क्या करना है, इसको जो फाइल्स अपन दे रहे हैं ना उस फाइल्स को अपन को स्टोर करा देना है। इसीलिए अपन ने क्या किया, इमेज को एज एन एरे अपन ने बनाया है और इस फाइल्स के अंदर भी एज एन एरे आ रहा है, तो ईजिली ये एक्सेप्ट कर लेगा और डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। तो इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को बनाना है यूजर सेव नाम से एक वेरिएबल। ये आपकी मर्जी बनाना या नहीं बनाना, मैंने यहाँ पे बना दिया। अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे
क्योंकि अपन डेटाबेस का जो फंक्शन है वो अपन कॉल करने वाले हैं। तो इस तरीके से अपन ने कर दिया। अब ये बोल रहा है अवेट कीवर्ड के ऊपर जो लाल 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 कुछ आ रहा है, तो लाल लाल आपको मालूम है कि हमेशा खतरे की निशानी होता है, तो इसीलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सिंक्रोनस का यूज करना पड़ेगा। ये जो लाल लाल आ रहा था वो लाल लाल हट जाएगा। टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आएंगे, फिर से मैं एक बार, नहीं अभी तो मैंने रिस्पॉन्स में कुछ भेजा ही नहीं है ना, ये रिस्पॉन्स में कुछ भेज तो देता हूँ। रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा, जो भी यूजर सेव है उसको मैं सेंड कर दूंगा। अब क्या करना है, अब आएंगे अपन वापस से पोस्टमैन में। पोस्टमैन में आने के बाद मैं एक बार फिर से इसको इसी रूट के ऊपर सेंड करूंगा इसी डेटा के साथ। मैंने किया सेंड, सेंड करने पे अपन को नेम मिला, यानी कि जो डेटा अपना स्टोर हुआ है वो वाला, उसके अंदर अपन को नेम नाम की फील्ड मिली। दूसरा अपन को इमेज नाम की फील्ड मिली। इस इमेज नाम की फील्ड के अंदर एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी रामायण इसके अंदर लिखी हुई है। डेटाबेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको करूँगा रीलोड, और रीलोड करने के बाद अमन नाम का डेटा जिसके अंदर इमेज है, इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो मर्न स्टैक कंप्लीट करड है 1, दूसरे के अंदर CSS नेविगेशन स्टोर है। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम पड़ गया किस तरीके से डेटाबेस के अंदर डेटा जा रहा है। अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से डेटाबेस के अंदर से डेटा आएगा। फ्रंट एंड में जाके दोनों अपन क्या बोलते हैं, दोनों को अपन बराबर तरीके से एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ पे क्या करूँगा, app.get। अच्छा वैसे एक चीज़ बता दूंगा, अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों का रूट सेम कर सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैंने अगर फंक्शन अलग अलग कर दिए, उसके अंदर मैंने क्या किया, पोस्ट किया, इसके अंदर मैंने गेट कर दिया। अगर इसका सेम रूट भी रखता हूँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक सिंक्रोनस फंक्शन मैं बनाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको डिफाइन कर दूँगा। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को बहुत ही सिंपल सा काम करना है। आपने यहाँ पे एक लेट या कॉन्स्ट नाम से, जो भी आपका सही लगे, मैंने यहाँ पे बनाया यूजर डिटेल नाम का एक वेरिएबल, और यहाँ पे क्या किया, अवेट कीवर्ड का यूज किया, और मैंने बोला कि जो यूजर इमेज नाम का जो कलेक्शन है उसके अंदर मैं लगा रहा हूँ फाइंड मेथड। ये थोड़ा सही तरीके से काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि अपन ने अवेट कीवर्ड सही तरीके से नहीं लगाया था। तो यूजर इमेज नाम का जो डॉट लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक F लिखूंगा, ऑटोमेटिक आपको फंक्शन का नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या बता रहे हैं, इसको अपन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यूजर इमेज नाम का जो कलेक्शन है उसके अंदर लगा दीजिए आप फाइंड मेथड। ठीक है, अब यूजर डिटेल नाम के अंदर कोई वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, दोनों में से एक ही कंडीशन होगा। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे यदि यूजर डिटेल नाम के अंदर कोई भी वैल्यू है, अगर है तो क्या कर दो, रिस्पॉन्स में आप उसको सेंड कर दो। क्या सेंड कर दो, यूजर डिटेल अपन को सेंड कर दो, है ना। तो वैसे अपन एक काम और कर सकते हैं ना, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को भेज सकते हैं 200 डॉट सेंड, इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। मान के चलिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो, यूजर डिटेल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, एल्स के अंदर इसी को उठाऊंगा मैं, और इसी को उठा के मैं यहाँ पे इसको भेज दूंगा। बस यहाँ पे स्टेटस कोड कर दूंगा 500, यूजर डिटेल की जगह यहाँ पे कर दूंगा एरर। ठीक है, पोस्टमैन पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे पोस्ट की जगह इसको गेट रिक्वेस्ट। अब मैं इसको करूँगा सेंड, और सेंड करने पे आपको मालूम है सेम डेटा अपन को निकल के आ जाएगा। बस यहाँ पे अगर आपको चेंजेस देखना हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आईडी ऊपर आई है, पहले आईडी नीचे आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इमेज पूरी डिटेल अपन को मिल चुकी है, तो ये तो आपको मालूम पड़ गया। और यहाँ पर अपन ने गेट रिक्वेस्ट भी कर दी, सही तरीके से काम भी कर रहा है। अब बात आती है फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड के अंदर इसका ऑपरेशन अपन को किस तरीके से परफॉर्म करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। करना क्या है, बैकएंड को करना है बंद, और अपने टर्मिनल नामक उसको खोल देना है। इसको कर देंगे सेकेंड टर्मिनल, इसका खोलेंगे। यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक npm लिखूँगा, क्रिएट लिखूँगा। वैसे मैं आपको बात बता दूँ, जो रिएक्ट JS की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उन्होंने खुद बोला है कि रिएक्ट ऐप, वीट ऐप सबको यूज करना बंद करो। मैं अभी यूज कर रहा हूँ, लेकिन यूज करना बंद करो, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। अब क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि मार्केट के अंदर नेक्स्ट JS और रीमिक्स जैसे
बेहतरीन फ्रेमवर्क आ चुके हैं रिएक्ट जेएस के, तो क्यों दूसरी चीज़ों को यूज करना। कभी अभी कुछ ही समय में मैं लेके आऊँगा, 1-1.5 महीने का समय दो, नेक्स्ट जेएस की 13 की सीरीज लेके आऊँगा, रीमिक्स की भी लेके आऊँगा। कमाल की बात यह है इन दोनों का अलग अलग लेके आऊँगा। इतने मज़ेदार फ्रेमवर्क है ना, आपने एक बार समझ लिया ना, आप कहोगे रिएक्ट तो बच्चों वाला काम था, ये तो उसका बाप आया गया है, मज़ा आ जाएगा। मतलब एक बार आपने नेक्स्ट जेएस समझ लिया तो इंटर दबाऊँगा मैं। इंटर दबाने के बाद आपसे पूछता है प्रोजेक्ट का नाम, मैं वी के लिए वीट प्रोजेक्ट। उसके बाद आपसे पूछता है किसके अंदर काम करना है, रिएक्ट, मुझे जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है। मैंने इसमें बोला CD वीट प्रोजेक्ट के अंदर जाओ और npm i यानी कि ये इंस्टॉल हो जाओ, ठीक है। अब इसके अंदर वीट प्रोजेक्ट के अंदर है एक सोर्स के अंदर app.jsx नाम से एक फ़ाइल। मैं इसको सबसे पहले टर्मिनल को बंद कर दूंगा और यहाँ पे Ctrl+A इस फाइल को हटाऊंगा, RAFCE यहाँ पे लगाऊंगा app.jsx। एक काम मुझे अभी यहाँ पे टर्मिनल में और करना है, पहले इसको npm i यानी कि इंस्टॉल होने का मौका देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, npm i और यहाँ पे axios नाम का एक पैकेज होता है, इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करना था, तो मैंने यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे app.jsx के अंदर सारे चेंजेस करने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इसको चलाना पड़ेगा। तो npm run dev करके मैंने इसको चालू कर दिया। इसके ऊपर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 5173, इंटर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको मालूम है ऐप मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले index.css में से हटा दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि सेंटर पे आए कुछ भी। सेंटर की जगह बिल्कुल ऊपर दिखाते हैं ना, सबसे ऊपर, तो यहाँ पे सेंटर से चीज़ हटा के सबसे ऊपर। अब थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, वरना बिना जूम के ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा दिखाई दे रहा है। 150% कर लिया है मैंने। और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद अपन app.jsx के अंदर अपन को चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिप के अंदर एक फॉर्म बनाऊँगा और इस फॉर्म के अंदर दो चीज़ें दूँगा। एक दूँगा इनपुट, जिसका चलो टेक्स्ट ही रहने दे देता हूँ। दूसरा एक और इनपुट दे देता हूँ, जिसका टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे फाइल कर दूँगा और यहाँ पे मल्टीपल नाम का इसको दे दूँगा कि यहाँ पे मल्टीपल फाइल को मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, अब इसके अंदर अपन ने मल्टीपल को तो ले लिया, अब अपन को करना है ऑन चेंज नाम का एक फंक्शन कॉल। अब ऑन चेंज के लिए मुझे पहले यूज स्टेट को यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे यूज स्टेट को लेना पड़ेगा। तो यूज स्टेट को लिया और यूज स्टेट की जो स्निपेट होती है वो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इमेज सेट इमेज कर दिया और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एरे को पास करना होगा। और क्या करूँ मैं, फिर से मैं यूज स्टेट की स्निपेट को ले लेता हूँ और यहाँ पे नेम नाम से अपन मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करनी होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों पे ऑन चेंज फंक्शन को कॉल करूँगा। यहाँ पे बनाऊँगा एक ऑन चेंज फंक्शन और डायरेक्ट बना दूँगा, इसमें मतलब मुझे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक पहले एक इवेंट लूँगा और यहाँ पे अपन इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देंगे कर्ली ब्रैकेट और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट देने पे आप यहाँ पे बोलेंगे कि जो सेट नेम है, सेट नेम, उस सेट नेम के अंदर आप क्या करो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से अपन इसके अंदर करवा देंगे, ठीक है। ऑन चेंज में अपन ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर करवा रहे हैं। और जैसे ये मल्टीपल वाला है उसके अंदर भी अपन को यही काम करना है। इस वाले को मैं अगर मैं यहाँ से हटा लूँ, हटाने का मतलब है कॉपी कर लूँ, इसके अंदर आके मैं पेस्ट कर दूँ, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की जगह यहाँ पे केवल मुझे फाइल्स लिखना होगा, बस इतना सा अंतर करना था। तो इसमें तो मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट जैसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ ptr कर देता हूँ, जिससे बराबर तरीके से दिखाई दे। और ऊपर मैं क्या करता हूँ, कंसोल करा देता हूँ इन दोनों को, कंसोल डॉट लॉग इमेज को और इसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग इस नेम को, ठीक, इन दोनों को करा देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल खोल लूँगा, कंसोल खोल लिया। यहाँ पे बता रहा है एरे 0
अभी यहाँ पे इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी तक अपन ने चूज़ नहीं किया। मैंने यहाँ पे लिख दिया सागर सिंपली JS और इसके अंदर चूज़ फाइल के अंदर मर्नस्टैक क्रेडेप और CSS नेविगेशन, इसमें दो फाइल को चूज़ किया, मर्नस्टैक क्रेडेप और CSS नेविगेशन। अगर आपको बाई चांस ऐसा डाउट है कि दो फाइल को एक बार में सेलेक्ट कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। कीबोर्ड में एक बटन होता है कंट्रोल का, कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक आप मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर लोगे। ओपन करूँगा यहाँ पे, अगर मैं आऊँ इंस्पेक्ट पे, कंसोल पे, अब यहाँ पे देखो सागर सिंपली तुमने देख लिया, यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वो ऑन चेंज पे कॉल हुआ। यहाँ पे देखो फाइल लिस्ट के यहाँ से चीज़ आ रही है जिसके अंदर देखो 0 पे क्या है, मर्नस्टैक कंप्लीट क्रेडेप जो अपन ने इमेज ली थी, और यहाँ पे 1 के अंदर क्या है CSS नेविगेशन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। क्या करूँगा, यहाँ पे इसको खोलता हूँ, पहले इस वाली को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखना इस जगह पे आपको नेम बताई जा रहा है, नेम के अलावा साइज इसका बताया जा रहा है और टाइप इसका बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान किया होगा कि इसमें से कुछ चीज़ें अपन ने वहाँ पर भी देखी थी पीछे, जो बैकएंड के अंदर जब अपन टेस्टिंग कर रहे थे तो टेस्टिंग के अंदर भी अपन ने देखी थी। तो जो मैं बात बोलना चाहता हूँ वो ये है कि फ्रंट एंड को और बैक एंड को जब कनेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से वेरिएबल इसके अंदर हैं। एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो बेस्ट हो सकती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे उतनी ज़्यादा आप छोटी छोटी एरर से आप बच पाएंगे। ठीक है, अब अपन ने ये तो कर लिया कि इसके अंदर अपन को इमेज के अंदर वो इमेज भी मिल गई है और नेम के अंदर अपन को नेम भी मिल चुका है, और ऑन चेंज पे अपन ने सेट नेम भी कर। तो नेम और इमेज के अंदर अपन ने वैल्यू देखने के बाद अपन को क्या करना है, अपन को इमेज प्रीव्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। अब इमेज प्रीव्यू क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को इस तरीके से यहाँ पे करना है। मैं आपको यहाँ इस जगह पे एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। पहले एक कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग तरीके से अप्लाई होता है, इसलिए इसको समझना थोड़ा आपके लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से अप्लाई होता है। मैं अगर यहाँ पे अगर एक इस बैकएंड को भी बंद कर दूँ और यहाँ पे इस वीट प्रोजेक्ट है इसको भी बंद कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम i.js, एक एग्जांपल के लिए लिख लिया मैंने, और अपने इस coca.js एक्सटेंशन को मैं अपना एक्टिव कर लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ जिसका नाम दिया मैंने यहाँ पे सागर नाम दिया, और एक एरे ले लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ इसके अंदर ए बी, दो वैल्यू मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखना मैं क्या करूँगा, a.मैप फंक्शन लगा रहा हूँ इसके ऊपर, और Ctrl+Z मैप फंक्शन लगाया। मैप एक कॉल बैक फंक्शन है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मैप फंक्शन को लगाया तो इसने आपसे बोला a.map इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, समझ में आया। मैं इसके अंदर कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, इस तरीके से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, और console.log करने की कोशिश करूँगा इस i नाम की वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है a.map इज नॉट अ फंक्शन। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो अपना प्योर एरे नहीं है वो एक फंक्शन मतलब मैप के रूप में उसको अपन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ए की जगह पे अगर यहाँ पे बी कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो वैल्यू जो है बराबर तरीके से रिटर्न हो रही है। ए और बी जो एरे के अंदर की वैल्यू है वो हर एक वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। लेकिन अगर बी की जगह जैसे ही मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि a.map इज नॉट एन फंक्शन। ठीक है, अब क्यों बोल रहा है, क्योंकि ए क्या है, एक स्ट्रिंग है, और बी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अब बी के अंदर अपन उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि अपना जो बी वाला वेरिएबल है वो पूरी तरीके से एरे है। ठीक है, उसका अपन ने बिल्कुल स्टैटिक तरीके से उसको बताया कि हाँ कि इस तरीके से बी नाम का जो वेरिएबल है वो एरे ही है, इसमें कुछ भी चेंजेस अपन को नहीं करने। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिस जगह पे अपन को इस प्रकार की स्ट्रिंग होती है उसको अपन को एक उसके ऊपर अपन को मैप फंक्शन लगाना होता है। तो उसको अपन उस समय अपन क्या करते हैं, उस समय अपन ये करते हैं कि अपने पास एक वो होता है एरे डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे इसको खोलेंगे, इसको यहाँ पे खोलेंगे, और मैं यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल इसके अंदर डाला, यहाँ पे इसको बंद किया, और जैसे ही मैं इस तरीके से मैं अगर मैप फंक्शन लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देखो उस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर का हर एक एलिमेंट यहाँ पे आके अलग अलग प्रिंट हो गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एरे डॉट फ्रॉम ने क्या किया, एक स्टैटिक एरे बना दिया ए वाले एलिमेंट का। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर एरे डॉट फ्रॉम और इसके अंदर ए नाम की वैल्यू को जैसे ही डाला मैंने, आप यहाँ पे देखो क्या किया इसने, प्योर स्टैटिक एरे के फॉर्म में उस पूरी स्ट्रिंग को इसने क्या किया, प्योर स्टैटिक एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तभी जाके अपन सही तरीके से इस मैप फंक्शन को अप्लाई कर सके हैं, वरना अपन मैप फंक्शन को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्यों समझाई, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये जो इमेज नाम का है, ये जो इमेज नाम का अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, इसके अंदर एरे आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा इमेज डॉट मैप, और मैं इस तरीके से यहाँ पे एक वैल्यू लूँगा और मैं इस तरीके से यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने इस तरीके से किया और इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ पे समथिंग कुछ भी यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट कराना है, मैं एक इमेज टैग को लेना चाहूँगा यहाँ पे इमेज टैग, और इमेज टैग के अंदर एसआरसी के अंदर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दूंगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बोलूँगा आई के अंदर, आई बोल दो या कुछ भी है जो आपका मन हो, आई के अंदर अगर कोई वैल्यू है, अगर आई के अंदर कोई वैल्यू है तो आप क्या करो, URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, और उसके अंदर अपन पास कर रहे हैं इमेज को, समझ रहे हो, इमेज को अपन पास कर रहे हैं। अगर अपन इमेज को पास नहीं भी कर रहे हैं, अपन ये बोल रहे हैं कि आई की जो वैल्यू है उसको मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे अपन नल लेना चाहते हैं, इस तरीके से। अभी आपको समझ में आएगा इसका मतलब। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं चूज़ फाइल करूँ और मैं यहाँ पे इसको चूज़ करता हूँ और ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो इस तरीके से ब्लैंक स्क्रीन आ चुकी है। मैं क्यों आई है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो img मैप इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे आपको एरर देखने के लिए मिल रही है। और आपको मालूम है कि ये वाली एरर अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखी तो क्यों मिलती है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लिख देता हूँ, एरे डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं दोबारा से चूज़ फाइल करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर सिंगल यूजर API कुछ भी चूज़ करूँगा, ओपन करूँगा, तो वो जो इमेज है वो इमेज अपन को यहाँ पे दिख रही है। और अगर मैं आपको इंस्पेक्ट में कंसोल पे लेके जाऊँ और इसको अभी मैं इसको दोबारा से रीलोड कर देता हूँ, अगर मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे जियो एरर आ रहा है, लेकिन वो कोई मतलब वो वाली एरर नहीं आ रही है जो अपन ने पहले आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ तो अपन को प्रॉपर तरीके से इमेज अपन को दिखाई दे रही है। पहले नहीं दिखाई दे रही थी, अभी अपन को दिखाई दे रही है। पहले जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो रही थी, लेकिन अभी ब्लैंक नहीं हो रही। अब अपन इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो img.map इज नॉट अ फंक्शन, जो पहले लिख के आ रहा था वो अभी लिख के नहीं आ रहा है। अभी बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान मत दो वो क्यों आ रही हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इमेज का प्रीव्यू अपन को किस तरीके से करना है, ठीक है। अब इसकी अपन को मालूम है कि अपन इसकी विड्थ और हाइट को अपन इजीली सेट कर सकते हैं। विड्थ अपन यहाँ पे दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है इतना, ठीक है। विड्थ आपने इस तरीके से दे दिया। इससे क्या है, इससे आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन सी इमेज को आपने चूज़ किया है। तो अगर बाई चांस आपको इमेज कोई चेंज करनी हुई तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इमेज प्रीव्यू के लिए अपन नॉर्मली इसका यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेटाबेस के अंदर ये स्टोर हो चुकी है। डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए अपन को सबसे पहले वापस से अपन को बैकएंड की फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रंट एंड से कनेक्शन बनाने के लिए अपन को एक कोर्स नाम का पैकेज जो अपन ने स्टार्ट में इंस्टॉल किया था उसको अपन को यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा, और इस तरीके से अपन को अब यहाँ पे कोर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अपन को app.use लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो कोर्स नाम के पैकेज को इस तरीके से लेना पड़ेगा। और नीचे आएंगे तो app.use यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे express.json को भी करना पड़ेगा। और एक चीज़ और करते हैं अपन को, यहाँ पे app.use express.static, और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो पब्लिक नाम का जो अपन ने फ़ोल्डर बनाया था उसको मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इस पब्लिक नाम का फ़ोल्डर बनाने से फ़ायदा क्या हुआ और क्यों मैं यहाँ पे express.static लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो अमन नाम का यहाँ पे था ना, इसके अंदर से जो फाइल का जो ओरिजिनल नेम है वो मैंने यहाँ से इस वाले का उठा लिया, Ctrl+C करके मैंने इसका उठा लिया, ठीक है। और बाकी के अमन के अलावा जितने भी पुराने हैं उनको मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए।
तो अमन नाम का अपने पास केवल एक डेटा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने जैसे ही पेस्ट किया यहाँ पे, आप देखो अपन को फाइल मिल चुकी है। और अगर डिटेल में आपको समझाऊँ तो अमन के अंदर जो दूसरी फाइल जो अपन ने स्टोर कराई थी CSS नेविगेशन ओरिजिनल नेम के नाम से, यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे। इसकी जगह पे अगर मैं इस वाले को पेस्ट करता हूँ और मैं एंटर दबाता हूँ तो वो वाली फाइल अपन को देखने के लिए मिल गई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जो अपन ने लिखा ना express.static public, तो उससे क्या हुआ, उसको अपन पब्लिकली उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। सिर्फ इस पर्पज़ से अपन उसको लिखा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि उसका एक्चुअल यूज किस जगह पे होता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है। तो अपने पास 2 इनपुट हैं अभी। 2 इनपुट के बाद अपन को एक यहाँ पे बटन बनाना पड़ेगा और यहाँ पे एक बटन को नाम देना पड़ेगा सबमिट। और इसी के ऊपर क्या करूँगा, इसी के ऊपर मैं एक ऑन क्लिक मैं वो होता है इवेंट, उसको लगा दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेटा सबमिट नाम का फंक्शन कॉल कर दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल C कर दूंगा और यहाँ पे आके कॉन्स्ट डेटा सबमिट नाम का एक फंक्शन अपन को डिफाइन करना है। ये सिंक्रोनस अपना फंक्शन होगा ये। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि अपन को इस तरीके से करना है तो मैंने यहाँ पे Axios नाम का पैकेज आपको इंस्टॉल करवाया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे पैकेज.json में जाएंगे, यहाँ पे Axios नाम का पैकेज अपन ने इंस्टॉल किया था। तो अपन को इसी को यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए आपको मालूम है इम्पोर्ट Axios फ्रॉम Axios, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है। अब क्योंकि अपन जो है फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो अपन को यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख के इस फंक्शन को कॉल करना होगा। और यहाँ पे अपन को लेट फॉर्म डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं अपन, फॉर्म डेटा, और इक्वल टू न्यू FORM लिखेंगे तो इस प्रकार का फंक्शन अपन को खुल के मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब अपन यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड और नेम नाम से अपन क्या कर रहे हैं, इस नेम को भेज रहे हैं। ठीक, इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को यहाँ पे जो अपना एरे है डॉट फ्रॉम और किसके ऊपर लगाना, इमेज के ऊपर, और इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे अपन फॉर ईच मेथड को लगाएंगे। वो भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है, इसके अंदर भी एक वैल्यू, और इस तरीके से अपन यहाँ पे पास कर देंगे। अपन यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, अपन यहाँ पे एक्चुअल में इसको जो अपना फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा इसके अंदर अपेंड कराना चाहते हैं, लेकिन हर एक वैल्यू को कराना चाहते हैं। जितने भी इमेजेस को अपन ले रहे हैं हर एक इमेजेस को अपन कराना चाहते हैं। तो अपन यहाँ पे इमेज लिख देंगे और यहाँ पे इमेज को लिख दूंगा मैं, या फिर इमेज को अपन नहीं लिखेंगे, इसमें अपन इसको लिखेंगे वैल्यू को, कि जितनी भी वैल्यू आ रही हैं उन सभी वैल्यू को अपन को क्या करना है, इसके अंदर अपेंड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे कर दिया। तो अपना फॉर्म डेटा भी बन के क्रिएट हो गया। अब क्या करना है अपन को, अब यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, अवेट कीवर्ड का यूज करना है, Axios के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट देनी है और अपन को URL पास करना है। तो URL तो अपन इस जगह से भी उठा सकते हैं। यहाँ से URL उठाया, इस जगह पे पेस्ट किया और यहाँ पे दिया अपन ने, इस फॉर्म डेटा को पास कर दिया। बस इतना करना था। और इसमें कंसोल पे करा लेते हैं, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को देखते हैं अभी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सही तरीके से रिक्वेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि नॉर्मली एरर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एरर तो मतलब कभी भी आ जाती हैं अपने प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट की बात करूँ। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट 12 और यहाँ पे प्रोजेक्ट 11 दो फाइल को चूज़ किया, मैंने ओपन किया तो अपने पास 2 फाइल आ चुकी हैं। यहाँ पे मैं इसको सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, इंस्पेक्ट में गया, कंसोल पे गया,
यहाँ पे अपन को ऑब्जेक्ट मिल चुका है, तो यानी कि डेटा के अंदर नेम के अंदर सागर, तो यानी कि जो अपन ने एंटर किया था वो नेम मिल गया। इमेज के अंदर देख लेते हैं, इमेज के अंदर 0 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो मर्न स्टैक प्रोजेक्ट 12, और यहाँ पे 1 पे जाएंगे यहाँ पे तो मर्न स्टैक प्रोजेक्ट 11 नाम का अपन को मिल चुका है। ठीक है, तो यानी कि अपनी इमेजेस वो सही तरीके से अपलोड हो चुकी हैं, वो डेटा भी अपन को मिल चुका है। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को ये करना है कि इमेजेस को अपन को लेके आना है। मतलब अब डेटाबेस के अंदर तो डेटा जा चुका है, लेकिन अब डेटाबेस के अंदर से डेटा को लेके आना है। तो डेटाबेस के अंदर से डेटा को लेके कैसे आएंगे, तो डेटाबेस के अंदर से डेटा को लेके आने के लिए अपन को थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम क्या है वो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज कर लेता हूँ, यूज इफेक्ट का यूज करता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले एक फील्ड और क्रिएट कर दूँगा। मतलब इसी का कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा। बस इमेज की जगह इमेजेस, और यहाँ पर भी इमेजेस कर दूँगा मैं। अब यूज इफेक्ट का यूज करना है, तो यूज इफेक्ट का अपन इस जगह पे डिनोट करेंगे, इस जगह पे आगे यूज इफेक्ट, और यहाँ पे कंडीशन के रूप में अपन एक ब्लैंक दे देंगे। यहाँ पे गेट इमेजेस नाम से एक फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ। अब इसको अपन ने डिफाइन नहीं किया तो उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो अपन को गेट इमेजेस नाम से एक फंक्शन को मैं यहाँ पे, ये भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं कॉल कर देता हूँ। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स और इक्वल टू अवेट कीवर्ड एक्सियोस के अंदर यहाँ पे गेट मेथड लगाना है, और गेट मेथड लगाने के बाद जो अपना ये वाला यूआरएल था, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे console.log रिस्पॉन्स करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या होगा। अब यहाँ पे मैं इसको रीलोड कर देता हूँ, रीलोड करूँगा, रीलोड किया, इंस्पेक्ट पे आया, कंसोल में गया, ऑब्जेक्ट मिला। इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा के अंदर देखो एरे के अंदर 2 एरे मिले हैं डेटा के अंदर। एक्चुअल में अपन क्या कर रहे थे, अपन गलत रिस्पॉन्स के अंदर अपन हाथ मार रहे थे। ऊपर वाले रिस्पॉन्स के अंदर अपन को देना ही नहीं था, अपन ने जो नीचे वाला रिस्पॉन्स है इसके अंदर अपन को देना चाहिए था रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो अब यहाँ पे आप रीलोड करूँ मैं, अभी यहाँ पे सही तरीके से आ जाएगा। पहले मैं ही गलती कर रहा था, यहाँ पे देखो एरे आ रहा है, और अगर मैं इस तरीके से करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा 0, और जैसे ही मैं ऐसे करूँगा तो आप यहाँ पे सबसे नीचे देखना क्या होगा, जो अपना अमन नाम का डेटा है वो अपन को यहाँ पे मिल गया। अब इसी के अंदर अपन को मिलेगा इमेज होगा, इमेज के अंदर क्या होगा, एरे होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा 0 डॉट इमेज अगर मैं लिख देता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देखना क्या होगा। तो अभी मैं यहाँ पे एरे के अंदर अपन को 2 वैल्यू मिलेंगी, जो अपन ने इमेजेस हैं वो इमेजेस को अपन ने डाला था, वो सारी इमेजेस अपन को इसके अंदर मिल गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई किस तरीके से गेट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो अपन ने जो नया वो बनाया ना सेट इमेजेस नाम से, तो मुझे इसी को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सेट इमेजेस, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट 0 डॉट इमेज है इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो इमेज के अंदर तो अपन ने बिल्कुल स्पेसिफिक मेंशन किया ना कि ये बिल्कुल एरर है, समझ रहे हो। जब अपन ने बैकएंड के अंदर किया था ना, कि जब अपन ने स्कीमा बनाया था तो अपन ने वहाँ पे तो बिल्कुल स्पेसिफिक उसको मेंशन किया था कि ये चीज़ अपन एरे के रूप में डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन मैप फंक्शन को बिल्कुल डायरेक्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। किस तरीके से करेंगे, अगर मैं इस डिव के बाहर आ जाऊँ, स्पेशली फॉर्म के बाहर आ जाऊँ, और मैं यहाँ पे बोलूँ इमेजेस डॉट मैप फंक्शन, और मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूँ, और मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन कर दूँ। अब मुझे यहाँ पर भी इमेज देना पड़ेगा। अब इमेज के अंदर अपन को यहाँ पर भी पास करना है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे आपने इमेज दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे इस तरीके से मैंने टेम्पलेट लिटरल लिए, और मुझे यहाँ पे जो अपना HTTP लोकलहोस्ट 3000 है इसको लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आऊँगा, इसको नीचे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और इसको लेने के बाद यहाँ पे पहले इसको बंद कर देते हैं जिससे अपनी ये एरर चली जाए। मुझे यहाँ पे डॉलर करली ब्रैकेट और यहाँ पे वैल्यू डॉट फाइल नेम को यहाँ पे लेना होगा, फाइल नेम। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, images.map
एक सेकंड, इसकी इमेज और अच्छा अपन ने SRC के अंदर नहीं दिया था ना एक्चुअल में, इसलिए कुछ इस तरीके से अपने को फिर से एरर आने लगी। इस चीज़ को मैं चेक करता हूँ अभी कि एरर क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा अपन ने किया है कि जिसकी मदद से अपन को एरर आनी चाहिए। तो मैंने वैल्यू डॉट फाइल नेम इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में तो आ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एरर का साइन है वो मैं यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा नहीं लिखा था। मुझे मतलब ऐसा लिखना चाहिए था कि अगर जैसे मैं यहाँ पे देखो आपको दिखाता हूँ, SRC के अंदर कर्ली ब्रैकेट खोला और मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए था कि अगर वैल्यू है, अगर आप केवल इतना लिखोगे ना तो यहाँ पे एरर आपको देखने के लिए मिल सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिया और मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब जो अपना URL है उसको मैंने पास किया और मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर, जो अपना वैल्यू है इसका अपन को क्या करना है, इसके अंदर से अपन को फाइल नेम लिखना है। ठीक है, तो अभी क्या, अभी अपन को यहाँ तक एरर देखने के लिए मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पे जो लाल लाल आपको दिख रहा है वो एरर के रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो कभी कभी अपन को लगने लगता है कि किस वजह से एरर मिल रही है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे पूरा वो स्टेटमेंट है वो लिखा ही नहीं था। इफ़ के बाद जो एल्स वाला पार्ट है वो भी लिखना होता है, वो मैंने एकदम से गलती कर दी और पता नहीं किया, दिमाग में आया कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगा कोई एरर है, लेकिन कोई एक्चुअल में एरर नहीं थी, सिर्फ स्टेटमेंट अपन को कंप्लीट करना था। जैसे अपन इस तरीके से करते हैं, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो अपन को एरर, वो जो इमेजेस हैं वो इमेजेस अपन को देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगर इमेजेस को अपन को चेंज करना है तो अपन किस तरीके से कर सकते हैं, केवल अपन को ऊपर आना है और ऊपर आके मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे सबसे ऊपर जिस जगह पे अपन इमेजेस को कॉल कर रहे हैं उस जगह पे अगर मैं इस जगह पे अगर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे बंद कर दिया तो इमेजेस जो है वो अपनी चेंज हो गए। वो जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले नेम नाम के, सागर नाम के अपलोड की थी, उस जगह पे अपन को मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसका नेम भी चाहते हैं तो बिल्कुल आप नेम भी पा सकते हैं, ये चीज़ आपको मालूम है कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपन H1 के अंदर अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो H1 के अंदर जो अपना वैल्यू है उसके अंदर जो नेम है उसको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। इस इनफैक्ट मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैंने केवल इमेज का जो एरे है उसको मैंने यहाँ पे किया है। नेम के लिए अगर मुझे करना है तो मुझे अलग तरीके से पूरा जो काम होगा वो मतलब अलग तरीके से उसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, एक फॉर्म के रूप में उसको सेटअप करना पड़ेगा, या फिर एक डिप के अंदर दो अलग अपन को डिफाइन करने पड़ेंगे एरे, तो वो एक अलग तरीका हो जाएगा। तो अपन को अभी यहाँ पे जो अपन ने ये तो देख लिया कि इमेजेस को, मल्टीपल इमेजेस को किस तरीके से अपलोड करना है, किस तरीके से उसको वापस लाना है। और यहाँ पे अपन को क्या करना है, अगर आपको ये चाहिए कि मेरा जो पहले नंबर का यूज़र है उसकी भी इमेजेस मिल जाएं, दूसरे नंबर का यूज़र है उसकी भी इमेजेस मिल जाएं, तीसरे नंबर का यूज़र है उसकी भी इमेजेस मिल जाएं, तो आपको मालूम है कि केवल अपन को इस जगह पे वैल्यू चेंज करनी है। तो इस जगह पे वैल्यू चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है फॉर लूप। फॉर लूप का आप यूज करेंगे, जितनी बार जितना मतलब इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, एरे की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस मैक्सिमम वैल्यू तक अपन जाएंगे और उसके हर एक एलिमेंट का लेके अपन इमेज के अंदर सेटअप करा देंगे और सेटअप कराते हुए अपन यहाँ पे इसको बार बार प्रिंट करा देंगे। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस होती है। अगर आपने सी लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है उसके अंदर तो बहुत ही मतलब सबसे बेसिक में ही बताते हैं कि किस तरीके से एक एरे का मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और मिड नंबर अपन को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। कभी अपन जब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे ना जिसके अंदर प्रोडक्ट की सारी इमेजेस को दिखाएंगे तो उसके अंदर अपन और इन सब चीज़ों के बारे में और गहराई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अमन यादव, आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि किस तरीके से अपन जेसन वेब टोकन और हैशिंग करना है, पासवर्ड हैशिंग उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो अगली वीडियो उसी के ऊपर लेके ज़रूर आऊँगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर उसका कोई अभी इस समय जाना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा किस तरीके से उसको अपलोड करना है।